नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वेनेजुएला पर अमेरिका ने जो एक्शन लिया पूरी दुनिया उसे दादागिरी की नजर से देख रही है। किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट को किसी भी देश से उठा लेना, साथ में पत्नी को भी किडनैप कर लेना, इसे डोनाल्ड ट्रंप की तानाशाही कहा जा रहा है। लेकिन क्या यह तानाशाही सिर्फ वेनेजुएला तक रुकेगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप की यह दादागिरी दुनिया के अलग अलग देशों तक जाएगी? अभी तक तो जो खबरें मिल रही है उसके हिसाब से 5 और देश इस लिस्ट में हैं, जिसमें कि अब अगला नाम जो सामने आ रहा है वो ग्रीनलैंड का सामने आ रहा है। क्यूबा, कोलंबिया, ईरान, मैक्सिको, ये 5 नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया भर के देशों को डोनाल्ड ट्रंप अलग प्रेशर की राजनीति से चला रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। कभी वेनेजुएला पर हमला, कभी राष्ट्रपति का अपहरण, कभी ग्रीनलैंड पर कब्जे वाला बयान। डोनाल्ड ट्रंप की सोच खुलकर विस्तारवादी और दादागिरी वाली नजर आ रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इन तमाम हरकतों के बाद भारत को एक बार फिर से धमकी दी है। यह नई धमकी फिर से टैरिफ वाली है। रूसी तेल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकाया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत पर टैरिफ और बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन यही ट्रंप की राजनीति का दोहरा चरित्र वाला खेल सामने आता है। हालांकि वो साथ ही साथ पीएम मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं और कह रहे हैं पीएम मोदी अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूं और मैं खुश नहीं हूं तो ये भारत के लिए ठीक नहीं है, इसलिए मुझे खुश रखना जरूरी है। क्या ये तारीफ या दबाव की कूटनीति है? क्या डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को एक बार फिर से 2026 में भी हथियार बनाकर ही चलाएंगे? भारत पर ऑलरेडी सबसे ज्यादा 50% का टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भारत ने अभी तक कोई अग्रेशन नहीं दिखाया है। ना ही भारत ने कोई भी अनैतिक या कूटनीतिक बयान दिया हो। लेकिन लगातार ट्रंप का यह बयान क्या इशारा कर रहा है? क्या भारत पर टैरिफ फिर से बढ़ने वाला है? और सवाल अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप भारत से यह पूछ रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इससे वॉर फंड हो रहा है। मैं कह रहा हूं वॉर फंड हो रहा है तो अमेरिका और रूस के व्यापार से रूस को जो पैसा मिल रहा है, डॉलर मिल रहा है, उससे क्या फंड हो रहा है? जो यूरोप के साथ रूस का व्यापार हो रहा है, जो सौदे हो रहे हैं, उससे जो पैसे रूस को मिल रहे हैं, उससे क्या फंड हो रहा है? और अमेरिका के व्यापार को आप देख लें, रूस के व्यापार को आप देख लें, उसके साथ भारत और रूस का जो बायलैटरल बिजनेस है वो तो कहीं ठहरता ही नहीं है, बायलैटरल ट्रेड जो है। तो क्या ये दादागिरी ऐसे ही चलती रहेगी और दुनिया का कोई भी निजाम इस पर खुलकर नहीं बोलेगा? क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, और इस पर भी कंपैरिजन करेंगे कि रूस अमेरिका का व्यापार कितना है, रूस यूरोप का व्यापार कितना है, रूस भारत का व्यापार कितना है। सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी आज के शो में। इसके बाद ईच एंड एवरी डिटेल इस खबर पर, और उसके बाद सबसे बड़ी बहस इंटरनेशनल पैनल के साथ। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से भारत को टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। तो सवाल डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है, सवाल उस नई दादागिरी का है जो अमेरिका ताकत के नाम पर दुनिया के पर थोप रहा है, टैरिफ के नाम पर दुनिया पर थोप रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अब बयान नहीं दे रहे, वो धमकियों पर उतर आए हैं। तेल पर टैरिफ, अलग अलग चीजों पर टैरिफ, जमीन और अलग अलग देशों की संप्रभुता पर नजर। पहले वेनेजुएला, जहां सत्ता बदलने से लेकर तेल पर शिकंजा कसने तक अमेरिका ने खुला दबाव बनाया। अब ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर भी है, मैक्सिको पर भी है, क्यूबा पर भी है, कोलंबिया पर भी है। तो क्या 21वीं सदी में अब भी ताकतवर देश कमजोर या छोटे देशों को खरीदने और कब्जे की भाषा बोलने लग गए हैं? और उसमें से भी अमेरिका, जो कि लोकतंत्र का रक्षक है, सबसे पुराना लोकतंत्र खुद को और जीवंत लोकतंत्र बताता है। खैर, इस बारे में कभी और बात होगी, लेकिन बात उस धमकी की, उस दादागिरी की जो एक बार फिर से भारत के सामने रूसी तेल पर डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं। They wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we could raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for that. them. ट्रंप कह रहे हैं कि भारत पर टैरिफ और बढ़ा सकते हैं। पीएम मोदी अच्छे इंसान है, लेकिन
मेरा खुश रहना जरूरी है, और वो जानते थे कि मैं खुश नहीं था। लेकिन भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने साफ कहा कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों और अपने 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा हितों का ख्याल रखेंगे, ना कि डोनाल्ड ट्रंप का। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब अमेरिका खुद रूस से चीजें खरीद रहा है तो फिर डायलॉग बाजी दुनिया के लिए क्यों की जा रही है? यह ज्ञान दुनिया को क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा पावर है, सिर्फ इसलिए। अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के बाद तेल गैस पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका रूस से खुद बहुत व्यापार करता रहा। क्या क्या लेता है रूस से अमेरिका, आप देख लीजिए एक बार, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। यूरेनियम और न्यूक्लियर फ्यूल लेता है अपने परमाणु रिएक्टर्स को चलाने के लिए। अमेरिका अपने परमाणु बिजली घरों के लिए रूस से लो एनरिच यूरेनियम खरीदता है, पैलेडियम खरीदता है, कीमती धातु है, और रूस दुनिया का सबसे बड़ा पैलेडियम सप्लायर है। कारों के कैटालिटिक कन्वर्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल उपकरणों में यह बहुत जरूरी धातु है। प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स खरीदता है जो उद्योग और टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्टिलाइजर खरीदता है अपने कृषि क्षेत्र के लिए। रूस से भारी मात्रा में फर्टिलाइजर आयात किए जाते हैं। कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदता है। यूक्रेन से युद्ध से पहले सीमित मात्रा में तेल और रिफाइंड फ्यूल भी लेता था, हालांकि 2022 के बाद से इसे बंद कर दिया गया। मैं कहता हूं एनरिच्ड यूरेनियम लेना बंद करे अगर अमेरिका में ताकत है तो। खास किस्म का कोयला खरीदता है, स्टील उद्योग के लिए बहुत जरूरी है। कच्चा लोहा लेता है। अमेरिका का स्टील उद्योग रूस से पिग आयरन खरीदता रहा है। यानी अपनी जरूरत और दूसरों की जरूरत रूस को फंडिंग। वाह, ये तो वही हो गया, चित भी मेरी पट भी मेरा, अंट तो पहले ही मेरे बाप का है। यानी जब जरूरत पड़ी तो अमेरिका ने प्रतिबंधों में छूट देकर रूस से व्यापार किया, और आज भी रूस से व्यापार कर रहा है अपनी जरूरत के सामानों का। और भारत और कोई और देश व्यापार करे तो वही वॉर फंडिंग हो गया। वो ये कमाल की बात है। अब आइए यूरोप की तरफ। अमेरिका के लाडले यूरोप देशों को भी जान लीजिए। यूरोप भी बड़ी नैतिकता वाला भाषण देता है हिंदुस्तान को कि ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, भारत ये खरीद रहा है, भारत वो खरीद रहा है, भारत वॉर फंड कर रहा है। यूरोप क्या क्या लेता है? एलएनजी, प्राकृतिक गैस। आज के आज अगर प्राकृतिक गैस यूरोप से लेना अगर यूरोप बंद करे तो आधा यूरोप जमकर मर जाएगा। मेरी भाषा थोड़ी तल्ख हो सकती है क्योंकि मेरे जहन में आक्रोश है, मेरे दिल में आक्रोश है अमेरिका की इस दादागिरी को लेकर। रूसी एलएनजी अब भी कई यूरोपीय देश खरीद रहे हैं, खासकर फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम। परमाणु ईंधन, कई यूरोपीय देशों के न्यूक्लियर प्लांट रूसी तकनीक पर आधारित न्यूक्लियर फ्यूल से चलते हैं। हंगरी, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य जैसे देशों पर खासतौर पर यह निर्भर करते हैं। फर्टिलाइजर, कृषि के लिए पोटास, नाइट्रोजन आधारित उर्वरक लेते हैं। अगर इसे बंद करा यूरोप ने तो पूरे यूरोप पर खाद्य संकट हो सकता है। तेल और पेट्रोलियम उत्पाद लेते हैं। कच्चे तेल पर प्रतिबंध है, लेकिन कुछ देशों ने पहले छूट ली थी। अब कह रहे हैं कि भाई हमने बंद कर दिया है, लेकिन कंबल के नीचे कौन सा खेल चल रहा है तो यूरोप जान सकता है या अमेरिका बता सकता है, क्योंकि ये कहते तो है हमने बंद कर दिया है, लेकिन अंदर अंदर जो है वो व्यापार जारी रहता है। धातु और खनिज ले लीजिए। पैलेडियम यूरोप भी खरीदता है, निकेल यूरोप खरीदता है, टाइटेनियम लेता है। हीरे, रूस दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक है। बेल्जियम जैसे केंद्रों में लंबे समय तक रूसी हीरे आते रहे, लेकिन अब इस पे नियंत्रण लगाया जा रहा है। मतलब रूस बहाना है और इंडिया से डील साइन करवाना है, इसलिए लगाओ जितना टैरिफ लगाना है। भारत ने भी रूस के लिए रेड कारपेट लगा दिया, आ जाइए, हम रूस से ही अपना बायलैटरल ट्रेड ठीक कर लेते हैं। हम चाइना से अपना जो ट्रेड डेफिसिट है वो ठीक करके बायलैटरल ट्रेड ठीक कर लेते हैं। हम ब्रिक्स देशों से ठीक कर लेते हैं। रखिए आप अपनी 25 करोड़ की, 22 करोड़ की जितनी आबादी आप अपने पास, मतलब पीछे दरवाजे से यूरोप और अमेरिका सौदा करें तो वो सौदा, और भारत रूस से व्यापार करे तो धांधली, और उसके बाद उसके ऊपर टैरिफ वाली धमकी। भारत क्या लेता है रूस से? 2022 के बाद भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता जो है वो रूस बना।
क्योंकि हमें रियायती दामों में तेल मिला, हमें अपनी करेंसी में तेल मिला, हमें डॉलर की मोनोपोली से बाहर आने का मौका मिला। सीमित मात्रा में एलएनजी भी खरीदते हैं, खासकर समझौतों के तहत। रक्षा उपकरण हथियार खरीदते हैं, लड़ाकू विमान हमने लिए सुखोई 30 MK9, टैंक लिए T-90, मिसाइल सिस्टम लिया S-400 और ले रहे हैं। और अगर ये खबर पहुंच जाए अमेरिका तक तो कोई इसे डोनाल्ड ट्रंप को भी बता दे, हालांकि उनको तो पता होगा ही। हमने पनडुब्बियां लिए, हेलीकॉप्टर लिए, हमने AK-203 राइफल्स लिए हैं, परमाणु ऊर्जा से जुड़ा सामान ले रहे हैं, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जो रिएक्टर लगे हुए हैं उसके लिए न्यूक्लियर फ्यूल ले रहे हैं। उसके विस्तार पर भी इस बार अभी जब पुतिन आए थे तो बातचीत हुई थी, कर लो जो करना है। फर्टिलाइजर ले रहे हैं, पोटाश और अन्य उर्वरक भारत की खेती के लिए जो बेहद जरूरी है। कोयला भी ले रहे हैं, स्टील और बिजली उत्पादन के लिए जरूरी है। हीरे भी मंगाते हैं जिनकी कटिंग और पॉलिशिंग भारत के सूरत में होती है। धातु और खनिज भी है, निकेल, पैलेडियम, एल्यूमिनियम, तांबा। क्यों नहीं ले? हम अपने सबसे पुराने दोस्त से क्यों नहीं कारोबार करें? हम क्यों अमेरिका के परमिशन के लिए बैठे रहे, अमेरिका में टैरिफ की धमकी देता रहे? अरे मैं कहता हूं बढ़ाओ टैरिफ 100%। भारत रूस दो बहुत पुराने साझेदार हैं। और क्यों अहम है रूस भारत के लिए? क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है वो हमारा एक बहुत भरोसेमंद साथी है। 1971 में जब पाकिस्तान के साथ भारत की जंग चल रही थी तब अमेरिका ने 7th फ्लीट उतार दिया था भारत के खिलाफ, जिसे रूस ने बीच रास्ते में रोका था। तो हम क्यों नहीं रूस के साथ रिलेशन करें? रक्षा क्षेत्र में पुरानी साझेदारी है, पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद हमें स्थिर सप्लाई मिलती रही है। परमाणु ऊर्जा से जुड़ा सामान, सब कुछ, खेती के लिए उर्वरक, ऊर्जा जरूरतें, सब चीज पूरी होती रही हैं रूस के जरिए। भारत ने कभी नहीं कहा कि वो किसी के दबाव में अपना फैसला बदलेगा, या हमने किसी देश को यह उपदेश नहीं दिया कि तुम यहां से सामान मत लो और तुम वो सामान मत खरीदो और तुम ये सामान मत खरीदो। ये पावर बैलेंस का गेम अब नहीं चल सकता है। सिंगल पोलर वर्ल्ड में मल्टीपोलर वर्ल्ड का वक्त आ गया है। यूनिपोलर वर्ल्ड अब बीते जमाने की बात हो गई। और यहीं अमेरिका का असली चेहरा सामने आता है, ट्रंप का असली चेहरा सामने आता है। ट्रंप कह रहे हैं रूस से दोस्ती पर, रूस से व्यापार पर भारत पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। दोस्ती भी अपनी शर्तों पर, व्यापार भी उनकी शर्तों पर। और कहते हैं मुझे खुश करना जरूरी है। मोदी जानते हैं मैं खुश नहीं था। तो मैं ट्रंप को कहना चाहता हूं कि यह तारीफ नहीं, यह दबाव की भाषा है। इसे दुनिया धमकी के नाम से जानती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि दुनिया उनकी मर्जी से चले। वो ग्रीनलैंड खरीद लेना चाहते हैं। वेनेजुएला की संप्रभुता अमेरिका तय कर रहा है। क्यूबा में इन्वेड करना चाहते हैं। मैक्सिको को धमकी दे रहे हैं, कोलंबिया को धमकी दे रहे हैं, और भारत को बता रहे हैं कि किससे तेल खरीदें, किससे तेल नहीं खरीदें। ऐसा लग रहा है एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो रही है, जो अब अमेरिका से राइज कर रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ कर्नल संजीव मलिक जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ डॉक्टर वाईपी सिंह जुड़ रहे हैं, वित्तीय मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ डॉक्टर यामिनी जुड़ रही हैं, यामिनी अग्रवाल, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। और डॉक्टर मल्लिका पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ेंगी थोड़ी देर में, रिपब्लिकन पार्टी की लीडर हैं अमेरिका से। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन डिबेट शुरू करने उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज में बताना चाहता हूं आप सभी को। बड़ी खबर इस वक्त क्या आ रही है? अमेरिका जब वेनेजुएला को इन्वेड करता है, हमला करता है, तो यूएनएससी में इस वक्त आपात बैठक शुरू कर दी गई है। वेनेजुएला पर सुरक्षा परिषद में चर्चा इस वक्त जारी है। वेनेजुएला संकट पर वैश्विक तनाव बढ़ रहा है और इसी को लेकर यूएनएससी में आपात बैठक इस वक्त चल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीर जो है इस वक्त आप देख रहे हैं, जो यूएन मीडिया के हवाले से जो तस्वीर सामने आ रही है। वेनेजुएला के प्रतिनिधि भी यहां पर बैठे हुए हैं और यहां पर यूएनएससी में आपात बैठक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की फर्स्ट ऑन ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जो वेनेजुएला क्राइसिस के बाद यूएनएससी में मीटिंग बुलाई गई है और वहां पर ये इस वक्त जो है कार्रवाई जारी है। एक साथ सुनते हैं वहां पर क्या दलीलें चल रही है, उसके बाद वापस अपने डिबेट में पैनल की तरफ लौटेंगे। जारी है, देखना होगा इसका लब्बो लुबाब क्या निकल कर आता है, इस मीटिंग में क्या मंथन होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इस बैठक में। इस पर बातचीत हम लगातार करते रहेंगे, अपडेट्स लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो वाईपी सिंह जी से है। वाईपी सिंह जी,
अब जब वेनेजुएला को इन्वेड कर लिया, वहां से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया, अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई भारत जो है वो, अगर भारत ने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया तो हम टैरिफ और इंक्रीज करेंगे। प्रधानमंत्री जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूं, यह बयान है डोनाल्ड ट्रंप का। जी विवेक जी नमस्कार, आपने हमें मौका दिया। नमस्कार सर। सबसे पहली बात तो एक भारतीय होने के नाते मुझे बहुत गुस्सा भी है, क्योंकि ये सिवाय हिपोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के और कुछ भी नहीं है। बट चूंकि मैं जियोपॉलिटिक्स और थोड़ा सा अर्थतंत्र पे नज़र रखता हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एग्रेशन में कोई चीज़ स्टेप उठाना ठीक नहीं होगा। इवन रशियन प्रेसिडेंट ने कहा था कि जो आखिर वो भी एनर्जी खरीदते हैं, यूएस वाले ही खरीदते हैं, हम खरीदे तो गलत है, वो खरीदे तो सही है। तो कुल मिलाकर के जैसे अभी कल मैं एक आर्टिकल देख रहा था कि 500 साल में ये चक्र आता है, जैसे ब्रिटेन का एक बार पूरी दुनिया पर साम्राज्य था और फिर खत्म हो गया, वही हाल अमेरिका का होने वाला है, यूएस का। और ये एक हमें कहीं ना कहीं पे सेल्फ सस्टेनेबल बनना पड़ेगा टू सरवाइव, क्योंकि डॉलर की जो डिक्टेटरशिप है, जो इसका सुपरमेसी है, क्योंकि अभी रसिया के साथ हम लोकल करेंसी में परचेजिंग कर रहे थे, तो उसमें इशू आया कि बाद में रसिया के पास बहुत ज़्यादा इंडियन करेंसी का रिजर्व हो गया, तो उन्होंने मना कर दिया डॉलर में। तो कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि डॉलर लोगों के पास रिजर्व में है अक्रॉस द वर्ल्ड, और इसीलिए मजबूरी बन जाती है, और इसी का ये फायदा उठा रहे हैं। तो हमें जैसे एक बार जय जवान जय किसान का नारा दिया था, समथिंग लाइक दैट, हमें कहीं ना कहीं एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ बढ़ना होगा। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में इन्फ्लेशन का मतलब ऑयल प्राइसेस होता है, ऑयल प्राइसेस मीन्स इन्फ्लेशन, और हम काफ़ी हद तक उस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए हम ऑयल पे डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली, जहाँ पे हमें अफोर्डेबल प्राइसिंग होगी, अदरवाइज डायरेक्ट हमारा इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट हो जाता है। तो इसलिए हम थोड़े से मजबूर हो जाते हैं। तो ये पॉलिसी, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे पॉलिसी मेकर्स हैं, वो हैं, लॉन्ग टर्म विजन है, सब कुछ है, बट ग्रेजुअली हमें अब मूव करना होगा। वक्त आ गया है कि हम जवाब दें, मेरा यही कहना है। जी, यामिनी अग्रवाल जी, अमेरिका की मोनोपोली ऑयल को लेकर है, हमारी डिपेंडेंसी ऑयल पर है, तो ये ऑयल के खेल से बाहर कैसे निकला जाए? मतलब कैसे अपनी डिपेंडेंसी अपने हिसाब से तय की जाए, जिसमें अमेरिका की मोनोपोली है, उसका इंटरवेंशन कम से कम हो? देखिए, हम ऑयल जो है बहुत सारे देशों से इंपोर्ट करते हैं, जिसमें रशिया से काफ़ी हद तक इंपोर्ट बढ़ा है 2022 के बाद, जैसे आप बता रहे हैं। और जो इंपोर्ट है वो काफ़ी देशों से किया जाता है, चाहे वो मिडिल ईस्ट से हो, चाहे रशिया से हो, चाहे यूएस से हो। इसमें यूएस की मोनोपोली नहीं है हमारे लिए, और बहुत सारे देशों के लिए भी यूएस से भी ऑयल आता है, ये मानने की बात है। पर उसे सिर्फ ये कहना कि एक ट्रेड व्यापार में देखा जाए तो शायद सही नहीं होगा। ये एक पॉलिटिकल अफिलिएशन की तरह भी देखा जाता है, इन टर्म्स ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ पावर्स जिसके हम कहते हैं, चाहे वो आप रशिया की तरफ कहें, चाहे आप यूएस की तरफ कहें। और ट्रेड एक उसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद साझे तौर पे देखा गया है कि संसार भर में लोगों ने जो रशिया का एक्शन है उसे कंडेम किया था, और साथ ही साथ जो बहुत सारे देशों का, यूरोप और यूएस का उसकी तरफ जो है नजरिया रहा है, वो रहा है कि जो पैसा है वो ऐसे ना दिया जाए जो यूक्रेन वॉर को फंड किया जाए। हर एक देश अपनी तरह पे अपने ट्रेड के लिए संपन्न है, और अपनी रखता है, जैसे भारत रखता है, जिसमें दोनों तरफ के पक्षों को साझे तौर पे रख करके अपने इंटरेस्ट को देखते हुए और सभी ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स को देखते हुए अपनी पॉलिसीज डिफाइन करता है। तो इसलिए हम ये नहीं कहते हम सिर्फ यूएस को सुनते हैं या सिर्फ रशिया को सुनते हैं, पर एक जो है बैलेंस तरीके से जो है वर्ल्ड मार्केट्स में अपने, या वर्ल्ड पॉलिसी में, या फॉरेन पॉलिसी में अपनी जो पक्ष है उसको रखा जाता है। तो इसलिए हमारे देश में कभी भी किसी भी एक राजनेता की या राजनीतिक दृष्टिकोण का जो है कभी भी मोनोपोली नहीं रही है, और कभी रहती भी नहीं। तो फिर
अमेरिका जो रूस के साथ व्यापार कर रहा है उसको किस चश्मे से देखा जाए, या फिर यूरोप जो रूस के साथ व्यापार कर रहा है उसको किस चश्मे से देखा जाए? क्या वो वॉर फंड नहीं है? क्या उससे रूस के हाथ मजबूत नहीं हो रहे, या रूस में पैसा नहीं आ रहा उन चीज़ों से? चाहे वो यूरेनियम खरीदने की बात हो, चाहे वो पैलेडियम खरीदने की बात हो, चाहे वो हीरा खरीदने की बात हो, चाहे वो एलएनजी खरीदने की बात हो, आधा यूरोप बगैर गैस के खत्म हो जाएगा एक ही सीजन, विंटर सीजन में। जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि दोनों तरफ से व्यापार हो रहा है, चाहे वो यूएस की तरफ से हो या यूरोप की तरफ से हो जी या भारत की तरफ से। व्यापार एक व्यापार होता है, चाहे वो किसी भी देश की तरफ से हो। जहां तक सवाल उठता है व्यापार के साथ, जो पॉलिटिकल अफिलिएशन है वो शायद यूएस, यूरोप और इंडिया का रूस के साथ अलग है, और शायद उसी की जो समझ है वो उस व्यापार के दृष्टिकोण को बदलता है। और इसी के तहत मेरे ख्याल से भारत ने काफी हद तक एक बैलेंस स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने की कोशिश की है, जिसमें अपने जो व्यापार है जी उसको भी ध्यान और मद्देनजर रखते हुए पूरी तरीके से अपने व्यापार को वर्ल्ड सिनेरियो के साथ या पॉलिटिकली करेक्ट तरीके से रखने की कोशिश की है। जी। मलिक साहब, आप इसे कैसे देखते हैं? उसके बाद मैं मलिका जी आपके पास आ रहा हूं। मलिक साहब। विवेक जी, रशिया के साथ जो ऑयल का है ये एक बहाना है मात्र। आपने बड़ी अपने इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें, सारे फैक्टर्स को चूज किया और बड़े ही लॉजिकली इसको ताना बोना बुना। मैं इसको आगे इस तरह से जाऊंगा कि रशिया के साथ हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट थी वो हमने उस बेसिस पे लाए कि हमारे देशों को, यहाँ हमारे नागरिकों को कम कीमत पर अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो। देखिए, अगर हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम कीमत पर की, जो हमारा फॉरेन रिजर्व जब बचेगा, पैसा बचेगा, वो देश की अर्थव्यवस्था में ही आएगा। और ये चाइना के साथ जब हमारी एससीओ मीटिंग हुई थी, रशिया के साथ, अभी रशियन जो प्रेसिडेंट साहब आए थे, उन्होंने खास साफ साफ कहा था कि देखिए, जब आप हमसे खरीदते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, जब इंडिया खरीदता तो इंडिया का देखा जाए, कहते हैं ना कि आप करें तो सब कुछ ठीक और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये वाली कहावत उन्होंने हम पर लागू करने की कोशिश की। देखिए, यूएस की हमसे शिकायत एक नहीं है। जो देश अपने पैरों पर खड़े होता चाहता है, अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी मिलिट्री हार्डवेयर को, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को अपने दम पर पूरा करना चाहता है, वो किसी दूसरे देश को इतनी जल्दी से नहीं हजम होगा। उनका कहना कि मोदी जी एक बहुत अच्छे दोस्त है, मित्र हैं, अच्छे इंसान हैं। देखिए, ये वो वाली है कि आप बुली भी करते रहो और एक हाथ से पुचकारते रहिए। देखिए, आप इंटरनेशनल लेवल पे, जियो पॉलिटिक्स लेवल पे आकर देखिए, पुतिन साहब को ले लीजिए, इवन चाइनीज प्रीमियर को लीजिए और अपने पीएम मोदी साहब को ले लीजिए। कौन सा ऐसा बचकाना बयान इनकी तरफ से कभी आया कि जिस तरफ से ये लगता है एक हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिप्लोमेसी का नमूना ये लोग दे रहे हैं। देखिए, एक कंट्री जूझ रहा है यूक्रेन से युद्ध से, जिसको कि अमेरिका फंड कर रहा है, पूरा यूरोप फंड कर रहा है, नेटो कंट्रीज पीछे लगे हुए हैं। चाइना अपना अलग रहता है, वो इन चीजों में अक्सर नहीं उलझता। और हम इंडिया, हम फेस कर रहे हैं, टैरिफ को फेस कर रहे हैं, हमारे चारों तरफ एनसर्कलिंग हो रही है और उसके अंदर मेन हाथ यूएस का है। और क्योंकि यूएस के हित वो देखता है कि चाइना के खिलाफ इंडिया तुम्हारा टूल नहीं बन पाया, इसलिए वो कभी नहीं चाहती इंडिया एक शक्तिमान कंट्री बने और आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ा है। हाँ, वो इतना चाहते हैं कि इंडिया इतना मजबूत बन जाए कि जब हम चाहे वो चाइना के खिलाफ खड़ा हो सके, यानी उनका टूल बन सके। उसके बाद से कहानी में थोड़ा सा, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप प्रॉक्सी पाकिस्तान की तरह रही, अगर आपको रहना है एशिया में तो। एब्सोल्युटली, वो टूल बनाना चाहते हैं। हमने टूल बनने से मना किया है। हमारे हर एक्शन से वो हमारे एग्रो फील्ड में घुसना चाहते हैं। आपने सही कहा, वो प्रेशर डालना चाहते हैं कि ट्रेड एग्रीमेंट कीजिए हमारी शर्तों पर, नहीं तो हम टैरिफ। देखिए, हम पे 50% टैरिफ लगाए, 75 लगाए, 100% लगाए। जो हमारा नुकसान था, मेजोरिटी का नुकसान हो चुका है और हमने शायद रास्ते निकाल लिए, हमने पैरों पे खड़ा होना सीखा है और सीखेंगे भी आगे। हमने जीएसटी रिफॉर्म किया, हमने जीएसटी के स्लैब बदले ताकि हमारे डोमेस्टिक मार्केट में हमारा जो करेंसी और जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट है, वो कंजम्पशन बढ़े। मैं मल्लिका जी का एक रिएक्शन ले लेता हूं, फिर लौटता हूं सर आपके पास। मल्लिका जी, आपको क्या लग रहा है, क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स है जिससे कि हम ट्रेड डील पर चले जाएं, जो ट्रेड डील हमें मंजूर नहीं है? नमस्कार विवेक जी, सभी पैनलिस्ट का जब मैंने सुना तो एक चीज आप गौर से देखिए, जब भी अमेरिका का जो पेट्रो डॉलर, जिसको हम टर्म यूज करते हैं, पेट्रो डॉलर, जिसमें ऑयल की ट्रेडिंग और प्राइसिंग होती है जो डॉलर्स में होती है,
जब भी इस नॉर्म को चैलेंज किया गया है, चाहे वो जो 2003 में आप देखिए इराक ने चैलेंज किया कि हम डॉलर्स हटा के यूरोज में ट्रेड करेंगे अपना ऑयल, तो अमेरिका ने उन पर अटैक किया। आप लिबिया में देखिए 2011 में जब उन्होंने बोला, गद्दाफी ने बोला कि हम अफ्रीकन गोल्डन बैक करेंसी जो अफ्रीका की करेंसी है उसमें ट्रेड करेंगे, तो यूएस ने उनके ऊपर अटैक किया। अभी वेनेजुला में भी आप देखिए कि शवाज और जो अपने निकोलो मदुरो है, दोनों लेफ्टिस्ट जो वामपंथी है, उनकी जब सरकार आई तो उन्होंने अमेरिका के साथ कम एंगेज करना शुरू कर दिया। जितनी अमेरिका की कंपनी थी उनको उन्होंने बाहर कर दिया। सिर्फ एक या दो कंपनीज अमेरिका की जो वेनेजुला में है, शेवरॉन और एक और, वही दो ऑपरेट कर रही हैं। और अब इंडिया ने भी जब डिसएंगेज करना थोड़ा शुरू कर दिया और डाइवर्सिफाई अपनी मार्केट की, चाहे रशिया के साथ की, चाहे यूएई के साथ की, अभी ओमान के साथ देखिए, जॉर्डन के साथ देखिए, न्यूजीलैंड के साथ एफटीए किया अभी हमने। बिल्कुल, जितने भी अमेरिका के दोस्त थे, जैसे ही वो बाहर जाना शुरू करते तो अमेरिका को एक खलबली सी मच जाती है कि अब इनके ऊपर अटैक करो, ये कैसे हमसे दूर जा सकते हैं, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट है माइट इज ऑलवेज राइट। तो जब ये कॉन्सेप्ट के बाहर कोई भी जाने लग जाता है तो अमेरिका को प्रॉब्लम होने लग जाती है। और दूसरा पॉइंट जो मैं रेज करना चाहूंगी इज दैट यूएस और इंडिया का ट्रेड, आप कॉमर्स मिनिस्ट्री का अगर ऑफिशियल डेटा देखें तो 22% हमारा यूएस के साथ, इवन आफ्टर 50%, 50% जब सैंक्शन हमारे ऊपर लग गया, 22% हमारा ट्रेड यूएस के साथ इंक्रीज हुआ है नवंबर में। पेट्रोकेमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों क्षेत्रों में बहुत और फार्मास्यूटिकल्स तीनों क्षेत्रों में हमारा बहुत ज्यादा यूएस के साथ ट्रेड बढ़ा है। इनफैक्ट नवंबर में, इनफैक्ट इतने सैंक्शंस के बाद भी सबसे ज्यादा जो पूरे साल में, पिछले साल जो इंडिया ने इंपोर्ट किया है रशिया से क्रूड ऑयल, वो सबसे ज्यादा नवंबर के टाइम में किया है। तो भारत अब किसी से डरता नहीं है विवेक जी। मैं बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं कह रहा हूं हम काउंटर मेजर्स कुछ क्यों नहीं ले सकते? वाईपी सिंह जी, हम कोई ऐसा काउंटर मेजर लें जिससे कि हम अमेरिकन सेंटिमेंट को, अमेरिकी इकोनॉमी को एक मैसेज दे पाए। आता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जितना डॉलर अमेरिका के अंदर है उससे कहीं बहुत ज्यादा डॉलर अमेरिका के बाहर है, यूरो डॉलर। और हर कंट्री के पास जो रिजर्व्स है वो मैक्सिमम डॉलर के टर्म में है, और इसीलिए वो एक्सचेंज करेंसी बन जाती है। अगर कोई लोकल करेंसी में जब भी हम कोई ट्रेड करते हैं, चाहे बिटवीन यूरोपियन या दो कंट्री मिलकर के आपस में अपनी करेंसी में ट्रेड करने लगते हैं, तो प्रॉब्लम वही आ जाती है। जैसे अभी रसिया के साथ हुआ था कि हम लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे थे, रसिया के पास इंडियन करेंसीज बहुत ज़्यादा हो गए रिजर्व में। एक स्टेज के बाद उन्होंने मना कर दिया कि हम इससे और खरीद नहीं सकते, दूसरी कंट्रीज को पेमेंट करने, फिर बात घूम फिर के वहीं पर आ गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस एक्सचेंज फैक्टर का जब तक सल्यूशन, अदरवाइज अमेरिका की अगर खुद की हालत देखें तो माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। उसके डेफिसिट बहुत ज्यादा है, वो खुद कर्जदार है, वो सिर्फ अपनी डॉलर की सुपरमेसी को एंजॉय कर रहा है, और लोगों के पास रिजर्व्स के फॉर्म में मैक्सिमम डॉलर है, और उसको लूज करने का मतलब लोग अपना वैल्यू लूज करेंगे, अपनी परचेजिंग पावर लूज करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये गले की हड्डी बन गई है, दैट्स इट। और इसका सलूशन बस यही निकलेगा कि धीरे धीरे हम प्रोग्रेसिवली सोचें, किसी और हम एक्सचेंज रेट की तरफ जाए, किसी और एक्सचेंज फैक्टर की तरफ जाए। नहीं, लेकिन सिंह सर, इसमें यह है कि चाइना तो ऑलरेडी मेटल बैक्ड इकोनॉमी पर काम कर रहा है, इसलिए उसने अपने सिल्वर पॉलिसी चेंज की है अभी। एक स्टेज के बाद अक्रॉस द वर्ल्ड, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अक्रॉस द वर्ल्ड पूरी दुनिया जो है, जो ट्रांजैक्शंस कर रही है, हमारी डिपेंडेंसी अक्रॉस द ग्लोब डिफरेंट कंट्रीज के साथ में है। तो कोई एक करेंसी अगर सरवाइव करती है इस इंटरनेशनल एक्सचेंज में, तो वो सिर्फ डॉलर ही है, हॉट करेंसी है। इवन आप लोकल करेंसी, एक स्टेज के बाद हम कहीं पर वो लिमिटेशंस आ जाती है कि हम उसके बिना नहीं कर पाते। ये संजीव जी अच्छा बता रहे थे कि ये सिर्फ एक व्यापार है, वो हमारे एग्रो बिजनेस के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, कुल मिलाकर के उनकी हालत खराब है। वो सुपर यस। और इसमें अगर ब्रिक्स करेंसी लाए तो चीजें, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये ग्रेजुअली होगा, ओवरनाइट। इसी आपाधापी में ये सारे डिसीजंस ये लेते चले जा रहे हैं। ये वही स्टेज है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आपने बताया कि एक समय ब्रिटेन का पूरी दुनिया था। ये कहीं ना कहीं, अभी कल ही मैं कहीं पे एक आर्टिकल देख रहा था कि 500 सालों में ऐसा होता है, जो सो कॉल्ड सुपर पावर है वो एकदम खत्म हो जाता है। जैसे आज ब्रिटेन की हालत हो गई है कि वो बाहर घूम घूम के जा रहे हैं। एक जमाने में वो अमेरिका के भी ऊपर थे। तो कुल मिलाकर ये चीजें होनी है, तो ये ग्रेजुअली होगा। और
एट प्रेजेंट हमें जो है जो दिखता है कि ये पॉलिसी मेकर या आप लोग ये डॉक्टर खांडवी या यामिनी अग्रवाल मैम बताएंगे कि क्या हो सकता है, बट ये ग्रेजुअली हो सकता है और हम सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ जा सकते हैं। एक समय लाल बहादुर शास्त्री ने भी तो नारा दे दिया था, जय जवान जय किसान, कि हम खुद ही अपना सस्टेन करेंगे। जब मिल्क रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन आया, तो ये सब होते रहते हैं। और इन सबसे हमारी प्रॉब्लम सिर्फ कि हम ऑयल डिपेंडेंट हैं और हम एक्सचेंज, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो हमारा डॉलर है। क्या ब्रिक्स करेंसी हमें ट्रंप के इस टैरिफ से या अमेरिका के इस टैरिफ वॉर से आजादी दिला सकता है? यामिनी अग्रवाल जी। मलिका मैम या यामिनी सर या जी, कन्नड़ साहब। मैं बिल्कुल, यामिनी जी से ही सवाल है मेरा। जी ये देखिए, ओवरऑल करेंसीज में अपना बायलैटरल ट्रेड्स है और रुपी को भी इंटरनेशनलाइज किया गया है। कोशिश यही रहती है कि जो देश में बायलैटरल टाइज हैं या जो बायलैटरल ट्रेड्स हैं उन्हें ऐसे किया जाए जो करेंसी जिसको एक्सेप्टेबल हो उसे एक्सेप्ट किया जाए। जैसे रशिया और इंडिया में रुपए का भी है और बाकी इंटरनेशनलाइजेशन में रुपए को लाने की कोशिश की गई और बाकी कंट्रीज़ के एक्सेप्टेंस के बेसिस पर रुपए एक स्ट्रॉन्ग करेंसी एमर्ज होने की कोशिश की गई। काफ़ी हद तक ये भी था कि जो हमारा स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट एशियन रीजन है वहाँ पे रुपए डोमिनेंस में रहे। पर क्या होता है कि कुछ देश जो है वो मुश्किल में आते हैं क्योंकि उन्हें उतनी ट्रेड नहीं मिलती एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ, तो वो और करेंसीज रखना चाहते हैं, तो मिक्स्ड बास्केट्स रखे जाते हैं। जैसे यूएस के डॉलर है, यूरो है, पाउंड है या रुपए है। लेकिन यूएस जो करेंसी है वो इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी होने के वजह से लोग फिर भी एक रिजर्व करेंसी की तरह रखते हैं और जिसका जो चलन है वो कहीं ज़्यादा है। अगर ब्रिक्स करेंसी भी लाई जाती है तो उसका अगर चलन ज़्यादा होता है तो उससे लोग मान्यता देंगे। जैसे अभी भी क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो उसकी भी मान्यता काफ़ी हद तक लोगों में है ट्रेड्स के लिए। तो मान्यता एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसके लिए क्रेडिबिलिटी सबसे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स रहता है एक्सेप्टेंस के लिए। ये पूर्णिमा नाथ हमें यूएस से इस वक्त ज्वाइन कर रही है। पूर्णिमा जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले, इससे पहले थोड़ा मलिक सर से रिएक्शन ले लूँ। मलिक सर, क्या ब्रिक्स करेंसी अब आज की ज़रूरत? और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या इन फैसलों से जो ट्रस्ट डेफिसिट अमेरिका क्रिएट कर रहा है, क्या वो खुद को डेंट कर रहे हैं ऐसे फैसलों से? क्योंकि ये एंटी डॉलर सेंटिमेंट पूरी दुनिया में बनाने में हेल्प करेंगे। मलिक सर। विवेक जी, ये बात बिल्कुल सही आपने बोली। देखिए, डॉलर की वजह से अमेरिका प्रभुत्व में है आज की डेट में, पूरी दुनिया के ऊपर अपनी धौंस चलाता है क्योंकि डॉलर स्ट्रांग है, डॉलर हर देश के पास है और डॉलर के अंदर मैक्सिमम लोग ट्रेड करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को ब्रिक्स के अंदर से तोड़ने की उन्होंने बहुत कोशिश करी पिछले सालों में, और ये भी कोशिश की कि इंडिया वहां से अपने आप को डिसोसिएट कर ले। क्योंकि देखिए, ब्रिक्स का 3 मेंबर देखिए ना, रशिया, चाइना और इंडिया, तीनों कसकर रशिया, चलो रशिया अब इस टाइम युद्ध में शामिल है, युद्ध में एंगेज्ड है। इंडिया और चाइना वो उभरती इकोनॉमी है जो वर्ल्ड की नंबर 2 और नंबर 1 ग्रोथ रेट पे चल रही हैं। और इतने सारे सैंक्शंस के बाद, जैसे कि मैम ने भी वही बताया, मलिका मैम ने, इतने सारे सैंक्शन के बाद हमारे ट्रेड बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमने उनके ऑल्टरनेट रूट्स भी ढूंढे हैं, ऑल्टरनेट मार्केट भी ढूंढे हैं। और इसके साथ साथ अमेरिका जो कर रहा है, जो आपका दूसरा सवाल है कि अमेरिका जो ये एक्शन ले रहा है लॉन्ग टर्म में अपना नुकसान कर रहा है। हम अमेरिका की इकोनॉमी का इंटीग्रल पार्ट है आज भी। हमारे वहां पे आप देखिएगा, हमारे इंजीनियर्स, हमारे मैन पावर, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वहां की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी बन रहे हैं दिनों दिन, और उनकी सिस्टम के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप इस तरह के एक्शंस लेंगे तो आप अपने को ही अल्टीमेटली हार्म करेंगे। आज क्या हो रहा है कि जो आपने जो टैरिफ लगाए, जो 50% और हमको पनिशमेंट टैरिफ दिया 25%, 25 + 25, उसके कारण अमेरिका के अंदर ही एक आवाज उठनी शुरू हुई है। और जो मागा टीम थी, ये मागा टीम का रिजल्ट है कि जो उनको कहते हैं कि वो सुनते किसी की नहीं है, पर इसके पीछे मागा टीम, डीप स्टेट टीम काम सारी करता है। जो सामने दिखता विवेक वो होता नहीं है। चाहे इकोनॉमिक्स ले लो, वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिक्स ले लीजिए, जियोपॉलिटिक्स ले लीजिए, बहुत कुछ पर्दे के पीछे चलता है। और इंडिया उनकी आंख में इसलिए खटक रहा है कि यूएस जो है वो इंडिया को डी डॉलराइजेशन का नेता समझता है आज की डेट में, और ये सोच रहा है कि इंडिया तुम्हारी बात नहीं मान रहा है। जहां जहां उन्होंने इंडिया को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करी, इंडिया ने अपना खुद का स्टैंड लिया। और ये बात क्लियर है आज की डेट में। मतलब मैं बार बार एक चीज को अक्सर अपने सेंटेंस में दोहराता हूं, देखिए
10 साल पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक चीज कही थी, ना ही झुका के बात करेंगे, ना ही आंखें दिखा के बात करेंगे, आंखों में आंखें डाल करें। देखिए ये बात पे मत, ये शब्दों पे मत जाइए, इनका मीनिंग जानिए। इकोनॉमिक फ्रंट ले लीजिए, डिफेंस ले लीजिए, अपना कोई भी ऐसा डोमेन ले लीजिए कि देश अपना आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ चला है और वो ऐसे फैसले ले रहा है कि जो उसके नागरिकों के पक्ष में, उसके पक्ष में, चाहे रशियन ऑयल हो या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो या दूसरी मैन्युफैक्चरिंग हो। यही प्रॉब्लम आज रूस को हो रही, इसको यूएस को हो रही है। जी पूर्णिमा जी, आपने डोनाल्ड ट्रंप को जिताया अमेरिका में? आपने क्यों इतनी मेहनत करी? अभी वो फिर से टैरिफ की धमकी दे रहे हैं भारत को, और आप रिपब्लिकन पार्टी से हैं। डोनाल्ड ट्रंप को समझाइए कि भारत से टैरिफ वॉर में उलझने से कोई फायदा नहीं है। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद मैम। और सबसे बड़ी बात पूर्णिमा मैम, वी आर 140 करोड़ पीपल्स मार्केट्स, और मार्केट ही सबसे बड़ी ताकत होती है। मिलिट्री पावर भी ताकत होती है, इसीलिए तो मिलिट्री पावर की स्ट्रेंथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत अच्छे से बोल दिया कि हमारे जैसा मिलिट्री कहीं नहीं है। पहले तो हमें लगता था पाकिस्तान इज द मिलिट्री स्टेट, अभी तो अमेरिका भी मिलिट्री स्टेट बन चुकी है। मैं उनको मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नहीं बोलती हूँ, मैं उसको स्पेसिफिकली वॉर प्रॉफिटेरिंग इंडस्ट्री बोलती हूँ। इट्स बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी 2, ये इंडिया में ट्रेड करने गए थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्टिफिकेट लेके, फिर उसके बाद मैडम, आप इंडिया को इतना, रूल, मुझे कभी कभी आपकी बहुत चिंता होती है, इतना खुलकर बोलते हैं आप, कहीं आइस के एजेंट्स आपके घर ना आ जाएं। सर ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मुझे डिसअपियर करवा देंगे, मेरे को फ्रेम करवा देंगे, आपको वापस इंडिया मुझे, भेज देंगे। मेरे लिए तो अच्छा ही होगा, मैं आपको स्टूडियो बुलाकर डिबेट कर लूंगा। अब मेरे को इंडिया नहीं भेजेंगे, मुझे एल साल्वाडोर के जेल में रखेंगे, टॉर्चर करेंगे। आप क्या बोल रहे हो? आप सही अच्छे बोल रहे हो, मुझे तो लग रहा है मेरे ऊपर गलत काम करेंगे और बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर। नहीं क्यों, लेकिन क्यों धमकी दे रहे हैं बार बार डोनाल्ड ट्रंप? एक बार फिर से टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं और बढ़ाएंगे। क्योंकि बंद नहीं होने वाला है कि अमेरिका डजंट वांट एनीबडी टू बी इट्स इक्वल, they want everybody to be subordinate। चाइना हो, इंडिया हो, रशिया हो, वेनेजुएला हो, क्यूबा हो, कोलंबिया हो, निकारागुआ हो, कोई, इट डजंट मैटर हु यू आर, कौन से कॉन्टिनेंट में हो, कौन से सॉवरेन कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन में हो, कौन से पार्टी को, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका इज द सुप्रीम पावर, और यहाँ पे डेमोक्रेट लीडर बैठे हुए या रिपब्लिकन लीडर बैठे हुए, उनके एक ही एजेंडा है। तरीका डिफरेंट हो सकती है लेकिन गोल एक ही है, एजेंडा एक ही है। और मॉडस ऑपरेंडी में आपके अंदर घुस के एनालाइज करोगे तो उसमें भी आपको सिमिलरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे इट्स नथिंग टू डू विथ ड्रग वॉर और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और कम्युनिज्म। इट्स अबाउट सुप्रीमेसी ऑफ अमेरिका, इट्स अबाउट इम्पोजिशन ऑफ अमेरिकन सुप्रीमेसी एंड हेजेमनी एंड कॉलोनियल पावर। इसीलिए मैं उसको बोलती हूँ कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 है, ये लिटरली कॉलोनियल पावर ऑफ अमेरिका है। पहले ब्रिटिश करते थे ये काम, अब अमेरिका कर रहे हैं, नो अदर डिफरेंस। अभी खुल के हम इसीलिए बोल पा रहे कि हमारे हाथ में सोशल मीडिया आया था, तब के ज़माने में नहीं था, लोग नहीं बोल रहे थे, डर रहे थे। हमारे जैसे लोग जिनके पास ना फाइनेंशियल सपोर्ट है ना पावर है, फिर भी हम लोग कह तो रहे। लेकिन मोदी के जैसे तो पावर है, मोदी जी के पास पावर है, उनके पास पोजीशन है। आपको वो समय आ चुका है जो मोदी जी वो बात कहे। वो पहले का जमाना जहाँ पे था ना नॉन अलायंस स्ट्रेटेजी, हम लोग कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी नहीं डालेंगे। अभी समय आ चुका है, स्टेटमेंट भी डालिए, एक्शन भी करिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे AI इज गोइंग टू कंट्रोल यू। एंड हमारे पास आगे सोशल मीडिया अभी तो है, बोल तो रहे, हमारे ऊपर एक्शन तो लिया जाएगा। डिसेंट इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड इन अमेरिका। क्या चांस दिखा सकते हैं हम? ये बड़ा क्वेश्चन आपका, मैं यही क्वेश्चन लेके वापस जा रहा हूं बाकी गेस्ट के पास। मलिका, क्या स्टांस ले सकता है भारत? एक तो हम दबाव में कोई समझौता नहीं करेंगे, ट्रेड डील नहीं करेंगे, ये बात अमेरिका को क्लियर होनी चाहिए, कम से कम इतना तो है जहां तक मुझे भरोसा है। जी देखिए, अभी विवेक जी, भारत बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा है। पूरा ग्लोबल ऑर्डर अब चेंज हो रहा है, जैसे कि आप देख भी सकते हो, जैसे कि मैम ने भी बताया कि अब AI का ज़माना आने वाला है। भारत ने अपना MEA का स्टेटमेंट अभी रिलीज कर दिया है, कंडेम किया है। भारत ने बहुत क्लियरली कंडेम किया है अटैक वेनेजुएला में जो जैसे हुआ है। आप देखिए आर्टिकल 42 और आर्टिकल 2 जो दोनों UN चार्टर लॉ में स्टेटेड है, जिसमें आपको किसी भी कंट्री में पहले तो आप जा नहीं सकते, आप अटैक नहीं कर सकते किसी भी सॉवरेन कंट्री में जो वेनेजुएला है,
एक सॉवरेन कंट्री, उसमें आप अटैक नहीं कर सकते। और अगर आपको किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अटैक करना है तो आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का उसमें परमिशन चाहिए, उनके साथ डिस्कशन चाहिए, जो दोनों ही यूएस ने नहीं किया। जो खुद एडवोकेट बनते हैं, विडंबना देखिए, तो जो सबसे बड़े एडवोकेट बनते हैं, जो दूसरे सबको तालीम देते हैं, कि रशिया को तालीम देते हैं, चाइना को तालीम देते हैं कि आप अटैक मत करिए, आप ऐसे मत करिए, यूक्रेन में वॉर मत करिए, चाइना को तालीम देते हैं ताइवान में मत अटैक करिए, और वो खुद जाके ये कर रहे हैं। और इसमें उन्होंने वीक स्पॉट ढूंढा है, उनकी वाइफ को भी ले गए। तो आज तक ऐसा ये देखा नहीं गया। और ये ग्लोबल ऑर्डर, जैसे कि मैंने बोला, कि चेंज हो रहा है, और भारत ने इस चीज को कंडेम किया है ओपनली। अगर आप एमईए का स्टेटमेंट देखें तो विवेक जी, नहीं, ये वाला पॉइंट आपने बहुत अच्छा उठाया कि भाई आप ज्ञान देते हो दुनिया को। हमने पाकिस्तान पर हमने एक्शन लिया, पाकिस्तान पर नहीं लिया, वहां के आतंकियों पर लिया। तो कहते भाई युद्ध मत करो, युद्ध क्यों कर रहे हो, हम आप पर ट्रेड के ऊपर प्रेशर बनाएंगे। अब उधर हम किसी और जगह पर एक्शन ले तो कहते हैं ये मत करो, वो मत करो। थाईलैंड और कंबोडिया आपस में भिड़ गए, कहते हैं तुम दोनों मत लड़ो। दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जंग रुकवाने का दावा करते हैं। बात तो है कि वो दावे 3 दिन के बाद फेल हो जाते हैं और फिर दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। हालांकि इंडिया पाकिस्तान में वो सिचुएशन नहीं है। मल्लिका जी कुछ कह रही हैं जी। और वे पीसीआर को बोलूंगा कि कम से कम वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लाइव विजुअल्स आ रहे हैं जहां पर मीटिंग चल रही है वेनेजुएला को लेकर, उसकी तस्वीर लाइव रखिए विद एस्टन जी। मल्लिका जी। विवेक जी, इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी। थाईलैंड कंबोडिया का इन्होंने युद्ध रुकवाने का, आजकल डोनाल्ड ट्रम्प जी वो पीस मेकर बने हुए हैं। उनका पूरा कैंपेन अगर आप देखिए तो उन्होंने बोला था कि मैं पूरी एंडलेस वॉर्स जो यूएस जिसमें इन्वॉल्व है, जिसमें यूएस का पैसा खर्च होता है अलग अलग जगह, बाइडेन के टाइम पर उन्होंने बाइडेन को बहुत ब्लेम किया है। उनके टाइम में जितनी भी वॉर्स हुए वो सब मैं अपने शासन में रोकूंगा। और अगर आप डेटा देखिए तो इनके एक साल के टर्म में 626 एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। इन्होंने थाईलैंड कंबोडिया का रोकने की कोशिश की, उनके ऊपर टैरिफ मल्लिका आपके पास बिल्कुल सही बात करिए, आपके पास वापस लौटूंगा। चाइना का रिएक्शन आ रहा है यूएनएससी में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, अगर सुनते हैं वहां से चाइना क्या कह रहा है वेनेजुएला पर अटैक को लेकर जी। And strongly condemns the unilateral, illegal, and bullying acts of the U.S. For some time now, the international community has repeatedly expressed grave concern over the U.S. sanctions, blockade, and threats of force against Venezuela. The Council convened 2 emergency meetings, during which Secretary General Guterres, many Council members, and countries in the region and beyond unanimously called for abiding by the UN Charter and the international law, maintaining calm and restraint, resolving disputes peacefully, de-escalating. तो कड़ी शब्दों में चाइना निंदा कर रहा है और कह रहा है कि अमेरिका ने जो कदम उठाया वो ठीक नहीं किया है। इंटरनेशनल चार्टर का पालन होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन होना चाहिए। चाइना ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है। वाईपी सिंह जी से आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि वाईपी सिंह जी ये बताइए कि ये जो धमकी है इसको किस नजर से देखेगा भारत, और क्या इसका प्रेशर हो सकता है कि हम रशिया से ऑयल कम करेंगे या ट्रेड डील साइन करेंगे, या हमारा स्टांस जो है पिछले 6 महीने जो 50% टैरिफ के साथ रहा है आफ्टर अगस्त सितंबर वैसे ही रहेगा? विवेक जी, मैं पूर्णिमा मैम की बात से बहुत सहमत हूँ। मोदी जी इसमें पावर में भी हैं, पोजीशन पर भी हैं, और एक 140 करोड़ का कंज्यूमर बेस इकोनॉमी को लीड कर रहे हैं। स्ट्रांगली इसको ना ही सिर्फ कंडेम करना चाहिए, उनको स्ट्रांगली इसको अपोज भी करना चाहिए। और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, ऐसा नहीं है कि हम बहुत लाइक जैसे अभी वेनेजुएला था, वो ऑयल इंपोर्ट पे ही, उसका सिर्फ ऑयल एक्सपोर्ट ही एकमात्र सोर्स ऑफ इकोनॉमी थी, इनकम था, और हर चीज के लिए वो डिपेंडेंट था। हम उस तरह से देश नहीं है कि हम हर चीज के लिए डिपेंडेंट हैं किसी पर। हम सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ बढ़ सकते हैं। यस, ऑयल हमारी प्रॉब्लम या डॉलर हमारी प्रॉब्लम है, हमें तमाम देशों के साथ ट्रेड करना पड़ता है, इसलिए रिजर्व में रखते हैं। बट कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में आने की जरूरत है। बिल्कुल, हम ईरान से ऑयल ले, रशिया से ऑयल ले, बिल्कुल सही बात है, मैं एग्री हूं आपके बात से। जैसे अभी जैसे चाइना और वेनेजुएला जब ये हुआ था तो उन्होंने क्या हुआ कि चुपचाप चोरी छिपे उनसे तेल ले रहे थे। बट चाइना के पास बहुत सारा पोर्टफोलियो में चीजें हैं जिसको वो बॉटलर सिस्टम की तरह उनको चुपचाप दे रहे थे। बट ओपनली चीजें नहीं हो पाई। अभी थोड़ा सा इसमें है, लेकिन स्टैंड लेना चाहिए। मैं मैम से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया है कि चाइना की तरह हम भी फोर्सफुली आगे बढ़े, और बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस है। हम बहुत स्ट्रांग है, हमारी इकोनॉमी फंडामेंटल ये बहुत स्ट्रांग है। हाँ, इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ये पड़ता है, जैसे आज ही मार्केट क्रैश कर गए डिस्पाइट कंपनीज के परफॉर्मेंस अच्छे थे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स
मार्केट पे थोड़ा इम्पैक्ट चला गया, तो हमें शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन देखने पड़ते हैं, लेकिन उसको हम जी। झेल ले जाएंगे, स्टैंड लेना है हमें। वैसे देखिए ना, अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में घमासान मचा हुआ है, चाइना और रशिया सब अपोजिशन में उतर आए हैं और सब अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं। लाइव विजुअल्स हैं, जरा इसको विजुअल्स को रखिएगा और पूर्णिमा जी का रिएक्शन चाहेंगे इस पर कि क्या भारत को ये स्टांस लेने का वक्त आ गया है, भारत कड़ी शब्दों में इसका जवाब दे। पूर्णिमा जी। जी विवेक जी, मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। डिप्लोमेसी खेल लिया है। मेरे ख्याल से डिप्लोमेसी इज ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ए सुपर पावर लाइक अमेरिका और यहाँ पे बैठे हुए पोजीशन में प्रेसिडेंट ट्रम्प पावर और पोजीशन की अथॉरिटी के लेके बार बार कहते कि एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मैं कमांडर ऑफ चीफ हूँ, कैसे कैसे शब्द यूज करते हैं। आपने सोशल मीडिया पोस्ट फॉलो ही कर रहे हो। लिटरली आज की बात करें तो विद इन 11 o'clock यहाँ पे लिटरली 11 भी नहीं हुआ, डीसी में हुआ, यहाँ पे 100 पोस्ट उन्होंने डाल दिया। उस दिन क्रिसमस के दिन वहाँ पे हॉलीडे चल रहा था, 200 पोस्ट आ गया। वो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री, आई डोंट अंडरस्टैंड। आई मीन देयर इज नो रिस्ट्रेंट एट ऑल, ही इज बीन गिवन दैट, खुला छूट दिया गया, आप कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, हम आपके साथ हैं और ये मगा वर्ल्ड है। भाई हमें, आपको मैंने भी वोट किया था, आपको मैंने भी सपोर्ट किया, हमारे जैसे लोग भी आपको सपोर्ट इसीलिए किया था कि आपने अमेरिका फर्स्ट के एजेंडा और झंडा लगाने की बात किए थे। उसका मतलब नहीं है आप हर जगह में जाके अमेरिका के झंडा लगाओ। आप अमेरिका झंडा यहाँ पे लगाने का मतलब ये है कि बॉर्डर सिक्योर करोगे, यहाँ पे क्राइम को एड्रेस करोगे। लेकिन हुआ क्या है, उल्टा हर कंट्री को जाके इंसल्ट करने लगे, वेदर इट इज नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, वेनेजुएला, रशिया, चाइना, सबकी चल रही है। आप तारीफ तो लगा रहे हो इंडिया के ऊपर रशियन ऑयल की, लेकिन चाइना के ऊपर नहीं लगा रहे हो। अब तो हिपोक्रेसी के आफ्टर लगाना है, खुद के ऊपर लगाई ना, खुद भी तो $3.5 बिलियन का व्यापार करते हैं, 3 से $3.5 बिलियन का, लगभग 65 से $70 बिलियन का व्यापार पूरा यूरोप करता है। यूरोप और अमेरिका को जोड़ दिया जाए तो तकरीबन वो 72-73 बिलियन डॉलर का व्यापार करते हैं, हम 60 बिलियन डॉलर का व्यापार करते हैं। हमारा तो व्यापार आप चाइना, यूरोप और अमेरिका से कम है जो रशिया से यूरोप और अमेरिका मिलकर व्यापार कर रहे हैं, और जंग भी वही दोनों लड़ रहे हैं, और वॉर को फंड भी वही लोग कर रहे हैं। यूक्रेन को कौन फंड कर रहा है? तो शायद अमेरिका से कोई सवाल नहीं पूछता है, इसलिए शायद ये स्थिति है। और अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री और डॉलर बैक्ड इकोनॉमी पूरी दुनिया में है, तो इसलिए ये एज हासिल है यूएस को। जी 100% सर, यहाँ पे कोई डाउटफुल कॉन्वर्सेशन नहीं है। यहाँ पे हम लोग एनालाइज भी इतना डीपली नहीं करना, बट एट द एंड ऑफ द डे चाइना इज द मील, चाइना इज द डिनर। इंडिया, रशिया, बाकी वेनेजुएला, वियतनाम, सबके नाम बहुत बोल दो। अच्छी ये तो दो लाइन मुझे याद आ रही है, मैं बेसिक इसी के साथ क्लोज करूं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक ही सवाल काफी, अगर एक एक सवाल करके हर देश पूछने लग गया अमेरिका से, तो वही एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। अब सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया बोल रहा है मैं फिलहाल इतना ही। यूएनएससी में जो इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है उसको लेकर हम आपको अपडेट लगातार करते रहेंगे। बारी है इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। हमारा आज का सवाल है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? ऑप्शन ए जेडी वांस, ऑप्शन बी है जॉन एडम्स। सही जवाब भेजिए 72407 72407 पर। और बता दें आपको कल के विनर का नाम। कल के विनर का नाम है संजय शुक्ला, जो कि पीलीभीत उत्तर प्रदेश के हैं। संजय शुक्ला जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। जल्द ही आपको दिया जाएगा एक शानदार तोहफा इंडिया डेली की तरफ से। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।